दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिसीज या रोग टॉपिक के अंतर्गत ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले हमने जो बाकी डिसीज हैं उसको ऑलरेडी 4 लेक्चर में पढ़ चुके हैं और ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डायरिया, जिसको हिंदी में दस्त बोलते हैं, वार्म इन्फेस्टेशन, इसको हिंदी में कृमि संक्रमण, और एनीमिया को लर्न करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद आप अपने कमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डिसीज, रोग, दोस्तों इसके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। इसका हमने डिटेल में स्टडी लेक्चर 1 में किया था, तो इसको फिर से हम नहीं पढ़ेंगे। आगे है रोगों के कारण। दोस्तों, रोग किसके कारण होता है, उसके क्या क्या रीजन है, ते भी हम लोगों ने लेक्चर 1 में अच्छे से स्टडी किया था। जैसे कि जैविक कारक, पौष्टिक तत्वों की कमी, भौतिक कारक, यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक और पदार्थों की अधिकता। दोस्तों, ये सभी वीडियो में हमने इसीलिए डाला कि अगर पहला वीडियो ना देख के लास्ट वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम ये पार्ट उनको मिल जाए और इसके बारे में जानकारी मिल जाए। इसको आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आइए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है डायरिया, जिसको हम हिंदी में दस्त बोलते हैं। तो आइए इसके कारण को जानते हैं। फ्रेंड्स, डायरिया की बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह एक वायरस है जो आंतों पर बुरा प्रभाव डालता है। इसे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइड व आंतों का फ्लू भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वायरस है, इसको गैस्ट्रोएंटेराइड हम बोलते हैं, तो नोट कर सकते हैं। कुछ सामान्य रोगाणु जो गैस्ट्रोआंत्र शोथ का कारण बनते हैं और बाद में दस्त होते हैं। तो कुछ और भी रोगाणु हैं जिसकी वजह से किसी को दस्त होना शुरू हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला या एस्चेरिचिया। दूसरा वायरस है नोरोवायरस या रोटावायरस, जैसे हमने पढ़ा था इम्यूनाइजेशन में, रोटावायरस वही है। नेक्स्ट है पैरासाइट, इसका नाम है गियार्डिया या इंस्टेंटानिस। तो दोस्तों, गैस्ट्रोएंटेराइड के अलावा ये भी कुछ सामान्य रोगाणु हैं जो दस्त का कारण बनते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हर व्यक्ति के दस्त आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ कारण हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा उसको हमने लिया हुआ है। पहला कारण है इन्फेक्शन के कारण, दूसरा खाने में बेएहतियाती के कारण, किसी दवा के नकारात्मक प्रभाव के कारण, कुछ खाने से एलर्जी के कारण। कुछ लोग को एलर्जी होती है किसी खाने से, अगर उसको खा लेते हैं तो इसकी वजह से उनको दस्त शुरू हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण, रेडिएशन थेरेपी के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण, गंदगी के कारण। तो हम लोग ये जो मेन कारण है डायरिया के, हमने इसको यहाँ पे स्टडी किया। तो फ्रेंड्स, आइए लक्षण देखते हैं। लक्षण, डायरिया होने पर कई तरह के लक्षण आते हैं। कारणों के आधार पर आपको डायरिया होने पर एक या इससे अधिक लक्षण नज़र आ सकते हैं। डायरिया के कॉमन संकेत और लक्षण निम्न हैं: जी मिचलाना, पेट में मरोड़, लूज मोशन, सूजन, डिहाइड्रेशन और बुखार भी हो सकता है, मल में खून आना और लगातार प्यास लगना। तो दोस्तों, ये डायरिया के अनेक लक्षण है और सभी लक्षण सबको नहीं होते हैं, कोई कोई लक्षण किसी को होता है। तो जिससे हम ये लक्षण हमने यहाँ पे देखा। दोस्तों, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, तो ये डायरिया के लक्षण यहाँ पे दिखा रहा है कि इनको क्या पेट में दर्द हो रहा है, इनको वोमिटिंग हो रही है,
इनके सर में चक्कर आ रहा है, इनको लूज मोशन हो रहा है, तो ये सब डायरिया के लक्षण हैं। फ्रेंड्स, आइए इसके इलाज को देखते हैं। दोस्तों, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, डायरिया की बीमारी का सबसे सही घरेलू उपचार है कि शरीर में पानी और नमक की कमी को दूर किया जाए। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि किसी को डायरिया है, बार बार दस्त हो रहा है, तो ये काम सबसे पहले आप अवश्य करें डॉक्टर से मिलने से पहले। पानी और नमक का घोल मिला के उनको दें। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है डायरिया में। घरेलू इलाज निमकोल और ORS घोल देने के बावजूद भी अगर पानी की कमी पूरी नहीं हो रही है तो ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये काम केवल डॉक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरिया की बीमारी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक भी देते हैं, जिससे आपके शरीर के इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नमक, चीनी व पानी का घोल सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ अगर आप चाहें इसमें नींबू का रस भी मिलाकर पी सकते हैं। ऐसा आपको दिन में 6 से 7 बार करने से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और पानी की कमी नहीं होगी। अगर पानी की कमी नहीं होगी तो हमें ड्रिप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काली चाय में नींबू का रस मिलाकर पीने से भी इसका इलाज हो सकता है। आपके आहार में हल्का खाना शामिल करें, जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि। दोस्तों, डायरिया जब किसी को होता है तो उस टाइम पे उसको ऐसा खाना खिलाया जाता है जो आसानी से पच जाए, तो उसमें आता है दलिया और खिचड़ी। खाने में दही का सेवन करें, फलों में केला खाएं। ज़्यादा हैवी खाना आदमी को नहीं खाना चाहिए। सफाई का ख्याल रखें, उबले हुए पानी का सेवन करें। खाना खाने से पहले हाथों को ज़रूर धोएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था डायरिया का इलाज। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है? आंतों के कीड़े के कारणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे कृमि संक्रमण, इसको वार्म इन्फेस्टेशन बोलते हैं। मल में मौजूद कृमियों कीड़ों को से फैलता है, जो कि सूक्ष्म धागों के समान होते हैं। अक्सर पेट के कीड़े बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, एक दूसरे में तेजी से फैलते भी हैं। बच्चों द्वारा मिट्टी खाने, दूषित भोजन खाने, गंदे कपड़े पहनने, शरीर की उचित सफाई न करने, बाहर का दूषित खाना खाने, मांस, मछली, गुड़, दही, सिरका आदि अधिक सेवन करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े होने का एक बेहद आम समस्या है। पेट में कीड़े न सिर्फ बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी देखे जा सकते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी पेट के कीड़ों की समस्या का सामना किया होगा। आपकी आंतों में होने कीड़ों को परजीवी कीड़े भी कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो कृमि संक्रमण होता है इनको परजीवी कीड़े भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके परीक्षण के लिए मल में मौजूद कृमियों का पता लगाने के लिए मल का परीक्षण, या इसको स्टूल टेस्ट बोलते हैं, किया जाता है। तो वार्म का पता लगाने के लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है। वार्म इन्फेस्टेशन लक्षण कृमि संक्रमण के समान लक्षण हैं, जैसे पेट में दर्द, दस्त, मतली या उल्टी, या किसी किसी को गैस या सूजन भी हो जाता है पेट में। थकान भी होती है, बहुत लोगों को लगती है, और कुछ लोग को दस्त होता है तो उनका वजन भी घट जाता है, क्योंकि वो खा पी नहीं पाते हैं और लगातार बॉडी से पानी निकलता रहता है। इनके अलावा प्रत्येक कृमि संक्रमण के अलग अलग लक्षण हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं। जैसे बहुत सारे उसमें कृमि होते हैं, जैसे टेप कृमि, राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म। तो इनके अलग अलग संक्रमण हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टेप कृमि संक्रमण। तो इसमें क्या होता है? पीलिया या जी मिचलाना, उल्टी, भूख न लगना, बार बार खाना, और कभी कभी कुपोषण भी होता है। तो दोस्तों, ये टेप कृमि के लक्षण हैं। नेक्स्ट है राउंड वर्म इन्फेक्शन। दोस्तों, इसके इन्फेक्शन से आदमी को
दस्त, मल के साथ कीड़े निकलना, सूखी खांसी और बुखार आना, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। अगला है पिन वार्म इन्फेक्शन। इसका मेन लक्षण है गुदा के आसपास खुजली, खुजली के कारण सोने से में परेशानी, पेशाब करने में दर्द, ये पिन वार्म के इन्फेक्शन का कारण है। अगला है हुकवर्म संक्रमण। इसमें होता है घबराहट होती है पेशेंट को, खांसी, थकान और रक्ताल्पा एनीमिया की शिकायत होती है। तो ये थे कृमि संक्रमण के अलग अलग लक्षण। आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि ये जो बच्चा है इसके पेट में कृमि संक्रमण है और ये आपको दिख रहा है धागे के जैसे कीड़ा, यही है पेट के, इसके कीड़े के नाम से जाना जाता है और ये सफ़ेद कलर का होता है केचुए के जैसे। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलाज। दोस्तों वार इन्फेस्टेशन का इलाज क्या है। कुछ प्रकार के कृमि जैसे कि टेप वार्म, यदि आप एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वस्थ आहार और जीवन शैली अपनाते हैं तो यह अपने आप गायब हो सकता है। तो इसके लिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। टेप वर्म संक्रमण का आमतौर पर एक मौखिक दवा जैसे कि पाजरी कैंटेल, इसका इंग्लिश में नाम है पाजरी कैंटेल, के साथ इलाज किया जाता है। ये मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जो वयस्क टैपवार्म को पंगु बना देता है और टैपवार्म को आंत से अलग करने का कारण बनता है, जिससे उसका शरीर भंग हो जाता है और आपके मल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। कारण इससे इलाज पाजीरेंटल से इस प्रकार से होता है। अगर हम इन कृमियों का रोकथाम की बात करें तो आंतों के कृमि को रोकने के लिए शौचालय का उपयोग करने से पहले और बाद में, या खाने के बाद में अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से नियमित रूप से धोएं। ये रोकथाम में ज़्यादा सहायक होगा। आपको खाद्य सुरक्षा का भी अभ्यास करना चाहिए, जैसे कच्ची मांस और मछली खाने से बचें। सभी कच्चे फलों और सब्जियों को धोएं, छीलें या पकाएं, उसके बाद खाएं। फर्श पर गिरने वाले किसी भी भोजन को धोएं या गर्म करें, डायरेक्टली उसको उठा के नहीं खाएं। या कोई खा रहा है तो उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम तुम्हें हो सकती है। मिट्टी के संपर्क से बचें जो मानव मल से दूषित हो सकती है। तो इस प्रकार के ये हम इसके रोकथाम कर सकते हैं कुछ हद तक। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कारण। एनीमिया एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें रेड ब्लड सेल्स गिनती या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। यह आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स में कमी या रेड ब्लड सेल्स के नष्ट होने से होता है। ऐसे में शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स उपलब्ध नहीं होते हैं। इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल का निर्माण कम होने लगता है। ब्लड का मेन काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर के सभी पार्टों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे जो उसका पहुंचाने वाला ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी को कम मिलेगी। इस स्थिति को ही हमें एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया जन्म के समय मौजूद स्थिति या आपके द्वारा विकसित स्थिति के कारण हो सकता है। एनीमिया तब होता है जब आपके रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है। आमतौर पर एनीमिया होने के पीछे कुछ निम्नलिखित स्थितियां मानी जाती हैं। आपका शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर रहा है। जैसा हमने बताया, जो हमारा बॉडी है अगर वो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो जाता है। रक्तस्राव के कारण आप लाल रक्त कोशिकाओं को बदलने की तुलना में अधिक तेजी से खोते हैं। यदि आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसा संक्रमण है जिसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ये जब हमारे बॉडी किसी वायरस से इन्फेक्टेड होता है तब होता है या किसी और वजह से। तो ये 3 प्रमुख कारण थे
जिनकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू दिया गया है, जिससे अगर नीचे होता है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया कैन बी डिफाइंड एज ए रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन लेस देन 13.5 ग्राम पर DL इन मैन। अगर आदमी में 13.5 ग्राम से पर DL से नीचे होता है तो उसको हम एनीमिया बोल सकते हैं कि इसको एनीमिया से संक्रमित है। या लेस देन 12.0 ग्राम पर DL इन वुमेन, अगर वुमेन में 12 से कम होता है तो उसको हम एनीमिया से संक्रमित मानते हैं। या हेमाटोक्रिट लेस देन 41% इन मैन या लेस देन 36% इन वुमेन। या RBC काउंट, अगर RBC काउंट हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो ये भी एनीमिया को होने का कारण बनता है। द एनीमिया टर्म हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट आर मोर कॉमनली यूज RBC काउंट इन डे टू डे क्लिनिक प्रैक्टिस। एनीमिया लक्षण। एनीमिया के लक्षण इसके कारण और गंभीरता के आधार पर निर्भर करता है। एनीमिया के कारणों के आधार पर आपके शरीर में कई लक्षण दिख सकते हैं। इन लक्षणों में कुछ समान लक्षण हैं, जैसे कि थकान महसूस होना, शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, स्किन का रंग पीला या पीले रंग का धब्बे होना, दिल की धड़कनें अनियमित होना, सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, चक्कर आना, सीने में दर्द, हाथ और पैर ठंडे होना, सिर दर्द की परेशानी होना इत्यादि एनीमिया के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसा बहुत लोग फील करते हैं या ये कॉमन लक्षण हैं। दोस्तों, इसके परीक्षण के लिए, एनीमिया का पता लगाने के लिए डॉक्टर CBC टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, करवा सकता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट की संख्या देखी जाती है। ये जिन लोगों से कभी डॉक्टर ने करवाया हो तो वो इस टेस्ट के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो ब्लड को लिया गया है। एक तो नॉर्मल ब्लड है, ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, और राइट साइड में ये क्या है, एनीमिया, ग्रसित ब्लड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड में रेड ब्लड, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये आपका क्या है, रेड ब्लड। और इसमें ये जो स्टार जैसे दिख रहा है ये प्लेटलेट बोलते हैं, और ये वाइट दिख रहा है ये वाइट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों, आप इसमें देखिए कि बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं। जिसमें एनीमिया ग्रसित है इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स कम है। तो इसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है जिस खून में, उस आदमी को एनीमिया से ग्रसित माना जाता है। और यही जो रेड ब्लड सेल्स हैं यही हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पूरे बॉडी में कैरी करते हैं। आइए इसका इलाज देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको डॉक्टरों से परामर्श लेनी चाहिए तथा आपका शरीर दवा और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से खून में आपके आयरन के स्तर को संतुलित कर सकता है। इन बचाव के लिए आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। आयरन की कमी के कारण होने वाली खून की कमी के लिए डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट्स देता है। इसके अलावा आप बीन्स, दाल, आयरन युक्त अनाज में जैसे आता है चना, गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां और ड्राई फ्रूट खाकर इससे बचाव कर सकते हैं। फोलेट या विटामिन 12 की कमी के कारण होने वाले खून की कमी के लिए डॉक्टर आपको फोलेट या विटामिन 12 सप्लीमेंट देता है। इसके अलावा आप गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, राजमा, हरी मटर, मीट, सोया उत्पाद, मूंगफली और चावल खाकर इससे बचाव कर सकते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि अगर पेशेंट को अगर ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाती है तो उस केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या उसको ब्लड चढ़ाते हैं। थैलेसीमिया के लक्षण हल्के होते हैं जिनमें इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन
स्प्लीन रिमूवल, फोलिक एसिड सप्लीमेंट या बोन मैरो स्टेट सेल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे एनीमिया के इलाज। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये जो मेरा मेहनत है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें अवश्य लिख के बताएं, जिससे कि हम आगे और किस टाइप के वीडियो आप लोग के सामने लाएं जिससे आप लोग का बेनिफिट हो सके। और दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।